नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए सरोजनी नौटियाल जी की लिखी कहानी स्पेस। बेटियों को लगता था कि उनके मायके का मकान अभी लंबे समय तक ऐसा ही रहेगा। उनके छुटपन के संदूक, अलमारियां, बुक शेल्फ, मेज, कुर्सियां, पलंग, तख्त सब यथावत रहेगा। जब भी वे यहाँ आएंगी उन्हीं को छू छू कर माँ पिताजी को अनुभव कर लेंगी। नरी भाई साहब को तो हमेशा जरूरत रहेगी इनकी, इनसे लगाव भी होगा। जहां तक छोटे सुरू भाई की बात है, उसको शायद ही कोई दिलचस्पी हो इन सब में। इंटर के बाद वह रहा ही कब यहाँ, पढ़ने में तेज था। इंटर करते ही इंजीनियरिंग में निकल गया। मद्रास आईआईटी से पढ़ाई की। वहां से निकलने से पहले ही एक जानी मानी कंपनी ने उसे लपक लिया। फिर तो एक लंबी विरुदावली है उसके माथे पर सजती नई उपाधियों और उपलब्धियों की। देहरादून उसके लिए बहुत छोटा हो गया था। उसकी धर्मपत्नी यानी छोटी भाभी और बच्चों को तो यहाँ से क्या ही मोह होगा। फिलहाल कुछ हिलने वाला नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ हिल गया। बहनों को सचमुच उस समय धक्का लगा जब छोटे ने प्रस्ताव रखकर सबको चौंका दिया। वह भी पिताजी की 13वीं के दिन। पिताजी ढंग से विदा भी नहीं हुए थे। उनका पलंग, आराम कुर्सी, अलमारी, संदूक, चाबियों का गुच्छा, कपड़े, जूते, डायरी, पेन सब नजरों के सामने यथावत था। सुबह से ही बड़ी भाभी पूजा हवन की तैयारी की दौड़ धूप में थी। 1 बजे तक तर्पण, हवन, गोदान, पूर्णाहुति, ब्राह्मण भोज, दक्षिणा सब निपट गया था। 4 साढ़े 4 बजे तक आखिरी बंदे ने भी पितृ प्रसाद ग्रहण कर लिया था। 13वीं का सारा जिम्मा सुरू भाई ने उठाया हुआ था। जीते जी पिता भले सीईओ के पिताजी न लगे हों, मगर मरने पर वे पक्के सीईओ के पिता लग रहे थे। वे शहर के पुराने बासिंदे थे। जान पहचान का दायरा बड़ा है। लोग उमड़े चले आए। बड़ी भाभी केंद्र बनी हुई थी। पिताजी हम सबके थे। लेकिन कार्यक्रम केवल बड़ी भाभी का लग रहा था। पंडित उन्हीं से मुखातिब, लोग उन्हीं से परिचित, रिश्तेदारों की गुफ्तगू भी उन्हीं से। दोनों भाइयों की व्यस्तता अपनी किस्म की थी। जीते जी पिता की गति अगति जैसी रही हो, लेकिन दिवंगत होने पर उनकी सद्गति सुनिश्चित करने के विधान में दोनों बेटे पंडित जी के संकेतों का विधिवत पालन कर रहे थे और छोटी भाभी को परिचय की जरूरत पड़ रही थी। लोग अनुमान लगा रहे थे, लेकिन पुष्टि कभी सुरु की बहू, कभी ममता की चाची के रूप में करनी पड़ रही थी। बड़ी भाभी आज कुछ चहकती सी लग रही। कोई नकारात्मक भाव नहीं। वेश विन्यास शादी ब्याह जैसा ही। गृह सज्जा भी मन लुभावन। पिताजी का बड़ा सा फ्रेम लगा फोटो बाहर मेज पर पूरी सज्जा के साथ। फोटो में पिताजी मुस्कुरा रहे हैं। सहसा रंजना को बिस्तर पर पड़े रुग्ण पिता की याद हो आई। जीर्ण काया और खाली खाली आंखें। कमरे में पसरे सन्नाटे और सकुचाते प्रकाश में अवसाद निद्रा में झूलते वे कई बार आने वाले को आशंकित कर देते थे। आते ही रंजना सबसे पहले आधे अधूरे खुले खिड़की दरवाजों को पूरा खोल देती। कमरे की मनहूस हवा बाहर चली जाती। रोशनी झांकने लगती। बिस्तर में स्पंदन होने लगता। कौन? पिताजी, मैं रंजू। प्रणाम। रंजना कुछ ज्यादा जोर से बोलती। कुछ वक्त लगता था पिताजी को पहचानने में, लेकिन आज पिताजी सबको पहचान रहे हैं। सब प्रसन्न हैं, खूब बतिया रहे हैं। चुहल मजाक भी चल रहा है। हवा में पकवानों की सुगंध तिर रही। खाने की तारीफ हो रही है। भाभीयों के मायके से भी लोग आए हैं। उन्होंने लिफाफा भी पकड़ाया। पूरा उत्सव का माहौल है। पिताजी 90 पार कर चुके थे। पिताजी के सामने अभय भी नौकरी में लग गया था। अफसोस भी कैसा, ऐसे में उत्सव ही होना है, मृत्यु का उत्सव। रंजना ने दिमाग को झटका लिया। अब बस सब कुछ भूलना चाहती है वह। 2 बजे तक पंडित और विप्रगण विदा हो चुके थे। 4 बजे तक लोगों की आवाजाही बनी रही। निपटते निपटते शाम के 7 बज गए। मेहमान लगभग जा चुके थे।
बस बुआ जी रह गईं। उनका बेटा साथ ले जा रहा था। भाभी ने रोक लिया। रंजना को अच्छा लगा कि बुआ जी रुक गईं। पिताजी के जाने पर दोनों बहनों के अलावा बस बुआ की आंखों में आए थे आंसू। वे सारे दिन नाते रिश्तेदारों से मिलने जुलने में रहीं। थक भी गईं। भाभी ने अपने कमरे में सुला दिया। जो फैला बिखरा था उसे संभलवा कर हाथ मुंह धोकर चारों भाई बहन बैठक में बैठ गए। वही पर्दे, वही सोफा, पिताजी की वही कुर्सी, कोने में छड़ी। बस पिताजी नहीं है। यह पहली बार था कि चारों भाई बहन एक साथ घर पर हैं और न माँ है न पिता। एक खालीपन का एहसास हवा में तिर गया। स्मृतियां संस्मरण बन उमड़ने लगीं। होते होते बात पिताजी की कार्यशैली पर आ गई। पिताजी को किसी काम में देरी सहन नहीं होती थी। अभय से तो उनकी तकरार हो जाती थी। दादाजी, अभी बहुत समय है अप्लाई करने में। समय बहुत है तो क्या आखिरी दिन, आखिरी घंटे की इंतजारी में बैठे हो? फुर्सत है तो अभी क्यों नहीं कर लेते? अभय और पिताजी के बीच के वाक्य को भाभी ने दोहराया तो सबके अंधरों पर एक उदास मुस्कान उभर आई। भाई साहब, मकान का भी देख लेते हैं, एकाएक छोटा बोल पड़ा। क्या? निकला था बड़े के कंठ से। उन्होंने यह कभी स्वीकारा ही नहीं था कि पिताजी पर उनके किसी और बच्चे का भी कुछ हक बनता है। दोष अकेला उनका नहीं है, पिताजी ने हवा ही ऐसी बना रखी थी। हमारी भी उम्र हो रही है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का समय रहते निस्तारण जरूरी है। बाद में दावेदारों की संख्या बढ़ने से बहुत दिक्कत हो जाती है। छोटे ने मजबूती से अपनी बात रख दी। नरी भाई साहब से ज्यादा भाभी को बुरा लगा। फैल कर रहने की आदत पड़ चुकी थी। माँ जी के बाद वे पूरी हवेली की एक छत्र मालकिन बन गई थी। पिता खुद में सिमट गए थे। पिता की जिम्मेदारी भी आधी आधी समझते। भाभी तुनक कर बोल पड़ी। कौन किसकी जिम्मेदारी बना रहा? भाभी जी, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। ज्यादा कुछ न कहते हुए भी छोटे ने सब कुछ कह दिया। वह अपनी शक्ति और समय का निवेश सोच समझकर करता है। भाभी भी समझ गई। गनीमत है केवल मकान की ही बात उठाई। भाई साहब, बंटवारा होने पर फर्स्ट चॉइस आपकी होगी। मकान का जो हिस्सा आप रखना चाहोगे आप रख लेना। आपको तो यहाँ रहना है। कहते कहते सुरु ने मकान में बहनों के भी शेयर की बात कह दी। कायदे से मकान के 4 हिस्से होने चाहिए। यह कुछ ज्यादा हो गया था। सुनीता दीदी ने यह कहते हुए माहौल को थाम लिया। पिताजी हम दोनों बहनों को 1-1 लाख रुपए दे चुके हैं। देते समय यह भी साफ कर दिया था कि मकान दोनों भाइयों का होगा। सास जी ने अपने सारे जेवर भी बेटियों को दे दिए हैं न दीदी? कहकर भाभी ने बात और खोल दी। सुनीता है तो नरेंद्र भाई से छोटी, लेकिन उम्र में भाभी से बड़ी है। शादी भी पहले हो गई थी। जी भाभी, माँ जी ने अपने बचे हुए गहने हमको दे दिए। उनके हाथों में जो 4 चूड़ियां थीं। रंजना ने दीदी की अधूरी बात को पूरा करने का बीड़ा उठाते हुए खुलासा किया। दोनों भाभियों को देने के लिए कह गई थी। उन्होंने तो देह छूटने पर देने को कहा था, लेकिन दीदी ने उनको अपने हाथों से देने के लिए मनाया। 2 चूड़ियां माँ जी अपने होशो हवास में अपनी बड़ी बहू के हाथों में डाल गई थी। छोटी भाभी की रखी हुई थी जो उनके आने पर उनको दे दी गई। कान के कुंडल माँ जी ने ममता को दे दिए थे। हाँ, मुझे मिल गई थी चूड़ियां, मैंने वे ही तो पहन रखी हैं, छोटी भाभी ने धीमे से कहा। कमरे में एक चुप्पी छा गई। सुनीता दीदी के आंसू छलक आए। अब वे पिताजी के बच्चे नहीं हिस्सेदार हैं। रंजना वॉशरूम जाने लगी। थकान हो रही है, थोड़ी देर बुआ जी के साथ लेट जाती हूँ, कहती हुई छोटी भाभी भी उठ गई। चाय बनाती हूँ कहकर बड़ी भाभी रसोई की ओर चल दी। रंजना 3 बीघे जमीन को बेचने से आए पैसों का जिक्र नहीं कर सकी। पिताजी ममता के विवाह का इंतजाम कर गए हैं उससे। सुरेंद्र ने भी पिताजी के पेंशन वगैरह की बात नहीं छेड़ी। फीते से नाप नाप कर बेटों ने पिता जगदम्बा बाबू के मकान के 2 हिस्से कर दिए। मकान बट गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मकान खुश नहीं है। आधा अधूरा कहाँ जमता है। अब यहीं पर देख लो, आगे के गेट से आना और पीछे के गेट से निकलना, या पीछे के गेट से घुसो और आगे के गेट से निकल जाओ। यह तो अब मुमकिन न रहा। आम और लीची सामने वाले हिस्से में थे, वह बड़के के हो गए। आड़ू पीछे वाले आंगन में था, वह अकेला हो गया। क्षैतिज बंटवारा हुआ था,
आगे यानी नरेंद्र भाई ने अपनी तरफ खुलने वाले खिड़की दरवाजे, यहाँ तक कि रोशनदान बिना चूके तुरंत चीन दिए। पिछले हिस्से में दिन में भी लाइट जलाने की नौबत आ गई। अगल बगल से दीवार खींच दी गई, ऐसी कसावट के साथ कि इंसान तो क्या, हवा पानी भी आर पार न जा सके। ऐसी लाइन खींचने से ड्राइंग रूम, रसोई घर और ऊपर छत पर जाने वाली सीढ़ी जैसे मकान के अहम हिस्से कोने पीछे यानी छोटे के पास चले गए। खैर बड़के ने तुरंत फुरत सामने का बरामदा बंद कर बैठक मकान को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए रसोई, पूजा घर सबकी तजबीज कर दी। मकान के बाईं तरफ से ऊपर जाने के लिए लोहे की सीढ़ी भी लगा दी। अभय की नौकरी लग गई थी। बड़के का हौसला बढ़ा हुआ था। काम इतनी तत्परता से हो रहा था कि रंजना और सुनीता दीदी जब भी उधर आती उनको अपना मायका बदला हुआ लगता। माता पिता के जाने से वैसे ही मायके का स्पंदन कम हो गया था, लेकिन अब घर आंगन के बदले स्वरूप में मायके को खोज पाना कठिन हो रहा था। दो आंगनों में खेलते कूदते बड़ी हुई थी वे। अब एक आंगन बंद हो गया, सुरु का ताला लटका है उधर। सुरेंद्र सालों से बेंगलोर में है, नौकरी में कई मुकाम हासिल कर चुका है। वह बात अलग है, माता पिता के चेहरों पर निश्चिंतता की वह आभा कभी थिर नहीं हो सकी जो बेटे की कामयाबी से होनी चाहिए थी। वे तो बड़के के फैले रायते को ही समेटने में खप गए थे। चाय बगान, टेंट कैटरिंग, फैंसी मोमबत्ती निर्माण और फिर प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे फितौरों में पड़कर बड़के ने जवानी के जोश को ठंडा कर दिया। पिता से सिवाय पैसे के उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, सलाह बिल्कुल नहीं। पिता उनके साहसिक दुस्साहसिक उद्यमों के फाइनेंसर बने रहे। पिता कुछ पूछते तो पान तंबाकू से तरबतर जिह्वा से गडमड जो एक पदीय वाक्य फूटता वह पिता के कानों तक पहुंच ही नहीं पाता। बहू से टोह लेते तो साफ कभी कुछ बताते नहीं। कुर्दो तो चिढ़ जाते हैं, इससे अधिक वह कुछ कह नहीं पाती। माँ पिता के माथे की लकीरें गहरी होती गईं। चिंता कई स्तरीय होती। पान गुटके की तीक्ष्ण सुगंध में दबी मदिरा की गंध उनके नथुने पकड़ चुके थे। घर में असंतोष पहले से ही पैर पसारे बैठा था। बाद में कलह की भी दस्तक हो गई थी। बेटियां इधर आने से कतराने लगी। जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा था, पिता का विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन वे ताउम्र अपने इसी अयोग्य और बददिमाग बेटे के पिता बने रहे। बहुत कुछ कुर्बान किया उन्होंने अपने इस बेटे पर। रुपए पैसों का हिसाब बताया जा सकता है, लेकिन उन्होंने रातों की जो नींद और दिन का जो चैन खोया, उसका आकलन कैसे होगा। 2 साल पहले सुरु माँ के मरने पर आया था और अब पिता के जाने पर। इस अवधि में पिताजी ने उपेक्षा का जो दंश झेला, उससे उनको माँ की कही बातों का मर्म समझ में आ गया था। सब कुछ होते हुए भी जगदम्बा बाबू का बुढ़ापा वैसा नहीं गुजरा जिसके वे हकदार थे। व्यथा की जिस छाया से माँ ग्रसित रही, वही छाया पिता के चेहरे पर भी दिखने लगी थी। धीरे धीरे इस छाया का विस्तार बेटियों के अंतर्मन तक हो गया। इधर बेटियों का आना बढ़ा और उधर रिश्तों के समीकरण बदलने लगे। अपनी बढ़ती उपेक्षा का बेटियों को मलाल नहीं था। उनका दिल रोता था पिता के प्रति भाभी और बच्चों के व्यवहार को देखकर। कभी कभी उनके बर्दाश्त के बाहर हो जाता। अभी पिताजी को बिस्तर पकड़े कोई ज्यादा समय नहीं हुआ था और भाभी के पास परेशानियों के वृतांत इकट्ठा हो गए। बात बात पर पिताजी की दवाइयों पर होने वाले खर्चों का बखान बेटियों का कलेजा चीर देता। एक दिन रंजना से रहा नहीं गया, कह दिया, ठीक है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारे पिताजी समर्थ हैं, उनकी पेंशन है, किराया आता है, पिताजी के लिए सहायक रख लेते हैं। सब उन्हीं पर खर्च कर देंगे तो हम क्या करेंगे। बेटे को भी समर्थ बनाना था ना, हम भी सिर उठाकर चलते। जिसे देखो हमें समझाने चला आता है। भाभी के पास जवाब हरदम तैयार रहता। बेटियां मरमाहत हो जाती, जोखिम भी नहीं ले सकती। पिताजी उन्हीं की अभिरक्षा में है। अभिरक्षक को अप्रसन्न करने से बात और बिगड़ जाएगी। रंजना खामोश हो गई, इसलिए भी कि अगले दिन पिताजी ने भी चुप रहने को कह दिया था। वह समझ गई उस तूफान को जो उसके जाने के बाद बीमार पिता ने झेला होगा। इतने दबंग पिता दबाव में आ गए। इसके बाद उसने फिर कभी न पेंशन का जिक्र किया और न किराए का। कहने का कोई मतलब भी नहीं रह गया था। पिता की चेकबुक और पासबुक तभी से भाई साहब के पास थी।
जब पिताजी प्रोस्टेट ग्लैंड के ऑपरेशन के लिए अस्पताल भर्ती हुए थे। बेटियां पिता की लाचारी देख बेचैन होने लगी। वे अपना काम जैसे तैसे निपटाकर पिता के पास चली आती। पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहती, लेकिन कर नहीं पाती। आते हुए जितनी व्यग्र होती, लौटते वक्त उतनी उदास। ममता 20वें साल में है, अपने दोनों भाइयों से बड़ी। बीएससी के अंतिम वर्ष में। बुआ को देखकर जो निश्चल प्रेम और हर्ष उसके चेहरे पर पहले टपकता था, वह अब जाने कहाँ गायब हो गया। बुआओं का अपार स्नेह मिला है बच्चों को। रंजना उनके साथ खेली भी है। आज यह कैसी खेमेबाजी। वे जब भी पिताजी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करती, ममता मोर्चे पर आ जाती, अपनी माँ की वकील बनकर। वे हैरान भी होती कि जिन बच्चों के लिए पिताजी इतनी जोड़ तोड़ करते रहे, उनके लिए वे इतने गैर जरूरी कैसे हो सकते हैं। भाभी कोई भी बात कर लेती हैं बच्चों के सामने। भाभी धीरे बोलिए, बच्चे नजदीक ही बैठे हैं। पिछली दफे रंजना ने आगाह किया तो भाभी तपाक से बोली थी, अच्छा है सुन लें, दुनियादारी सीख लेंगे, मेरी तरह बेवकूफ तो नहीं बनेंगे। ऐसे वातावरण में बाल मन की निर्मलता आखिर कब तक बरकरार रहती। बुआ, कल दादाजी ने बेहिसाब खा लिया और फिर उल्टी कर दी। मम्मी उस समय खाना खा रही थी। अब दादाजी को पेशाब का पता ही नहीं चलता, पजामे में ही कर देते हैं। मम्मी थक गई हैं। पहले दादी को देखा, अब चाचा को भी तो कभी कोई मतलब नहीं रहा। ऐसे तमाम वाक्य बेटियों को गहरे विषाद से भर देते। मन करता पिताजी को अपने घर ले आए। माँ जी कभी कभी आ भी जाती थी, लेकिन पिताजी टस से मस नहीं होते अपनी जगह से। अपनी कुर्सी, अपनी थाली, अपना पलंग, अपना घर, सब उनके लिए आत्मवत हो गए थे। जिद करें तो वे, मैं अपने घर में ही मरना चाहता हूँ, का ब्रह्मास्त्र छोड़ देते। भाभी की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनके स्वभाव में तल्खी आ रही थी। उस दिन जब साबुत चने की दाल पिताजी ने छोड़ दी थी, तो रंजना ने सिर्फ इतना बोला था, भाभी शायद पिताजी खा नहीं पाए होंगे, दांत भी तो 9 के बराबर है। पिताजी के लिए तो धुली मूंग अरहर मलका ठीक रहेगी। भाभी पलट कर बोली, दांत नहीं है तो क्या हुआ, मसूड़े अब पत्थर के हो गए हैं, वे लोहे के चने चबा लें। मन नहीं होगा खाने का, इसलिए छोड़ दिया। एक तो ये नहीं है घर में, जब ये सामने रहते हैं तब बिल्कुल नहीं छोड़ते। क्या मतलब जबरदस्ती निगलते हैं। रंजना को उल्टी वाली बात याद आ गई। हे भगवान, पिताजी आपने माँ की बात क्यों नहीं मानी। आप बड़े हिसाब किताब वाले थे, क्यों नहीं बैठाया अपना सही हिसाब। अब अपने ही घर में डर के मारे खाएंगे। रंजना से रहा नहीं गया। लगा दिया सुरेंद्र को फोन। आखिर उस बेटे का भी तो कुछ फर्ज है। पिताजी जब आ सकते थे तब आए नहीं, अब क्या आएंगे। मैं ले भी आया तो वे यहाँ रह नहीं पाएंगे। ऐसा है, वे लोग जैसा देख रहे हैं उनको देखने दो, तुम लोग ज्यादा इंटरफेयर न करो। बेंगलोर के इस जवाब से रंजना को गुस्सा आ गया। सुरेंद्र पर नहीं, पिताजी पर। क्यों करी अपनी यह हद, क्यों नहीं मानी माँ की बात। कितना किलसती थी माँ। बड़े की शादी यहीं हुई, गृहस्थी यहीं बसी। उनको पिता बनने की बधाई देने लोग यहीं आए। एक बार नहीं, 3 बार। 3 बच्चों की माँ बनने के उपरांत शोभा भी सास के इशारे पर उठने बैठने वाली बहू नहीं रह गई। उसकी अपनी सत्ता है, रसोई अब उसकी है, पड़ोस में उसकी अपनी सखी सहेलियां हैं, अपना समाज, अपने आयोजन है, अपनी खरीदारियां हैं। जिंदगी से संवाद कैसे करना चाहिए, यह उनसे सीखा जा सकता है। सभी ने जान लिया है कि सीधी कमर वाली शोभा ही अब असली मालकिन है। बहू का संवाद ससुर जी से सीधे होता था। सास को तवज्जो देने की उसको जरूरत महसूस नहीं हुई। उनका कहा कुछ सुनना ही नहीं है तो जवाब क्या देना। माँ भीतर ही भीतर छीजने लगी। बेटियां सब महसूस करने लगी थीं। एक तो भाभी की स्वायत्तता कई मौकों पर उनको हैरान कर देती थी। उन दिन जब नजरें भाभी के पैरों में छनकती उस भारी भरकम पाजेब पर पड़ी तो वे हतप्रभ हो गई। वह माँ की पाजेब थी। क्या माँ जी ने निस्तांतरण कार्य शुरू कर दिया है? या तो बड़ी जल्दी है। मौका मिलने पर पूछा तो और धक्का लगा। बात ही ऐसी थी। दरअसल कॉलेज के किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ममता ने दादी से मांगी थी। दादी ने खुश होकर दे दी। कार्यक्रम हो गया। ममता ने दादी को वीडियो दिखाया। दोनों पाजेबों को जोड़कर माला बना ममता ने गले में डाली हुई थी। बिल्कुल रानी लग रही थी। दादी और खुश हो गईं। लेकिन जब 4-5 दिनों बाद पाजेब भाभी के पैरों में दिखी तो माँ सकते में आ गईं। बोली कुछ नहीं। माँ ने फिर देर नहीं की। अपनी गठरी की चीजें दोनों बेटियों में बांट दी।
इतनी आफत क्या है, फिर देख लेंगे। सुनीता दीदी ने रोकना चाहा लेकिन माँ नहीं मानी। पिताजी से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पेंशन के पैसे जोड़ जोड़ कर इन बच्चों के नाम एफडी बनाते रहते हैं। दो एक शोभा के नाम से भी बना रखी है। जो मैं दे रही हूँ वही मायके की आखिरी सौगात समझकर पकड़ लो। बाकी जब देह छूटेगी तो हाथों की ये 4 सोने की चूड़ियाँ दोनों बहुओं की हो जाएंगी। सरकारी नौकरी से रिटायर जगदम्बा बाबू की पेंशन है, किराया है, जमा पूंजी से आने वाला ब्याज भी है। उनको दुनियादारी की अच्छी समझ है। अभी परिवार के मुखिया, हरता करता पहचान सब वही हैं। शादी ब्याह के निमंत्रण पत्रों से लेकर बिजली पानी के बिलों और नगर पालिका के नोटिसों तक में उन्हीं का नाम चल रहा है। लेकिन वे जानते हैं कि बच्चों को दादा के नाम से अधिक पिता की पारिवारिक और सामाजिक हैसियत की जरूरत होती है। उन्होंने बड़के के लिए प्रेमनगर की तरफ चाय का बाग लिया। बड़के में न पिता जैसी कर्मठता है न चतुराई। बाग को ताश पत्ती का अड्डा बना दिया। कुछ सालों तक सब्र किया, नुकसान झेला, पर ऐसा आखिर कितने दिन चल सकता था। फिर जमीन तो जोर की, नहीं तो किसी और की। जब बगल के बाग वाले से जमीन को लेकर रोज की तनातनी होने लगी, तब जगदम्बा बाबू ने वहां से निकलने में ही अपनी खैरियत समझी। उसकी तरफ की 22 बीघा उसी के जैसे एक दबंग को बेच दी और 3 बीघा रोककर पुख्ता 14 करके मामले का पटाक्षेप कर दिया। अब बड़के का अपना ऐसा कोई उद्यम था नहीं कि उन्हें दौड़ धूप करनी पड़े। लेकिन पिता की सल्तनत को बचाने थामने की जिम्मेदारी से वे बच नहीं पाए। शहर का विस्तार हो रहा, गांव नगर पालिका की जद में आ गए। दूर गांव की जमीन सेलिंग में आने लगी। सभी अदालत गए, जगदम्बा बाबू भी गए। वकील फीस तय करने के बाद मुकदमे का दरोमदार बड़के को सौंप दिया। मुकदमा जिला न्यायालय के बाद हाई कोर्ट गया। बड़के की भाग दौड़ और परेशानी जगदम्बा बाबू को दबा देती। वे खर्च का हिसाब नहीं मांग पाते। जो पकड़ाया समझो गया। खैर लक्ष्मी जगदम्बा बाबू पर प्रसन्न थी। कोर्ट में वह जमीन कृषि भूमि साबित हुई। वे न केवल मुकदमा जीते बल्कि अच्छा खासा मुआवजा भी पा गए। बाद में तो जमीन ही बेच दी। माँ जी ने पीछे पड़ पड़ कर मिली रकम में से 1-1 लाख बेटियों को दिलवा दिए। अभी भी बेटियों को या तो चोरी से मिलता है या छीना झपटी करके। बाकी बड़का कमजोर ही रहा, लेकिन भाभी ने पति को अपनी कमजोरी मानने से इनकार कर दिया। क्यों, सारा दिन लगे तो रहते हैं। बैंक ये जाएंगे, डाकखाने ये जाएंगे, कोर्ट कचहरी ये झेलेंगे। अब क्या जान लेनी है। भाभी के मुख से निकलते ऐसे वचनों से एक लकीर खिंच जाती। साफ दिखाई देता कि लकीर के एक तरफ भाई भाभी और उनके 3 बच्चे ममता, अभय व अमन हैं, और दूसरी तरफ माँ पिताजी। रंजना के पास एक ही चारा होता है कि वह यथासंभव अपना व्यवहार सामान्य रखे। वह भाभी का अनादर नहीं चाहती। वह छोटी थी जब भाभी आई थी। उसके कहने पर भाभी उसके लिए तिकोने पराठे बनाती थी। उसके सूट सिले हैं भाभी ने। उसकी सहेलियों का सत्कार किया है। दरअसल सारी जवानी पिता की आराधना सुन सुनकर अब भाभी खिन्न हो गई हैं। चरण धोकर पियो ऐसे सास ससुर के। मौसी ने न जाने कितनी बार दोहराया होगा उनके सामने। एक बार निकला था उनके मुख से, उधार की जिंदगी है हमारी। क्यों कहा भाभी ने ऐसा? क्या यही है अस्तित्व मूलक पहचान का संकट? इसलिए कहा जाता है कि हर एक को अपना स्पेस चाहिए, निजता, एक ऐसा घेरा जहां कोई और न हो, किसी की छाया तक न हो, केवल वह हो, और वह भी वह जैसा वह है। माँ को भी अपने लिए इसकी जरूरत थी, बेटियों को भी। संवेदना पर किसी प्रकार की कुंठा संबंधों का रस पी लेती है। माँ पिताजी की तरह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन स्त्री थी। वे स्त्री संवेदना को महसूस करती थी। ससुराल में पति और पति का स्थान विवाहिता का अस्तित्व होता है। आपको नरी की जो मदद करनी है करते रहिए, लेकिन उसको अलग अपने हिसाब से रहने को कह दीजिए। ऐसा माँ जाने कितनी बार कह चुकी थी। पिताजी यहाँ पर चूक गए, बाद में खुद शून्य बन गए। रंजना मौसी नहीं बनना चाहती थी। उसको तो वैसे भी मौसी में माँ की छवि दिखती है। वह आती और जितनी देर रहती पिताजी के कपड़े बिस्तर ठीक कर देती, गंदे कपड़ों का समाधान करती, कभी कभी तो बटोर कर थैले में अपने घर ले जाती। वह सहायता करना चाहती थी, प्रदर्शन नहीं। वह भाभी का हाथ बटाना चाहती थी, उनका दिल दुखाना नहीं। उसका हृदय भाभी की टिप्पणियों में छलकती उनकी भग्राशा से भी आर्द्र होता था। क्या करें, मायका है और मायके की पीर है। अभी आप सुन रहे थे सरोजनी नौटियाल जी की लिखी कहानी स्पेस।
दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।